क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी हत्या के मामले में कई बार आरोपी के खिलाफ गवाही भी होती है, सबूत भी होते हैं, फिर भी अदालत उसे बेनिफिट ऑफ डाउट देकर बरी कर देती है? आखिर क्यों? क्या ये कानून की कमजोरी है या न्याय की सबसे बड़ी ताकत? अगर किसी हत्या के मामले में 3 गवाह हो और तीनों अलग-अलग घटनास्थल बताए, तो अदालत उन आरोपी को कैसे दोषी ठहरा सकती है? क्या न्याय सिर्फ गवाहों की संख्या पर चलता है या उनकी विश्वसनीयता पर? आज हम इसी सवाल का जवाब खोजेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण फैसले, कन्हैया वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2025 के माध्यम से। यह मामला हमें बताता है कि अदालत किन परिस्थिति में बेनिफिट ऑफ डाउट देती है और क्यों ये सिद्धांत भारतीय न्याय प्रथा की रीढ़ है। इस केस की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुए कथित हत्या प्रकरण से। प्रोसिक्यूशन का दावा था कि मृतक चंद्रपाल अपने खेत में काम कर रहा था, तभी आरोपी कन्हैया और उसके साथी वहां आए और मिलकर उसकी हत्या कर दी। इससे भी बड़ी बात ये थी कि प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट में यह स्थापित किया कि उनके पास प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। इस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई और बाद में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा। लेकिन जब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो पाया गया कि प्रोसिक्यूशन की पूरी कहानी आंतरिक विरोधाभासों से भरी हुई है। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये गवाह वास्तव में घटनास्थल पर मौजूद थे? पहले गवाह की गवाही कहती है कि हत्या खेत में हुई और उसने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी, लेकिन दूसरा गवाह एक अलग कहानी सुनाता है। उसके अनुसार हत्या खेत में नहीं बल्कि गांव के रास्ते पर हुई। अब सवाल यह है कि एक ही घटना के दो अलग अलग स्थान कैसे हो सकते हैं, जबकि तीसरा गवाह तो यह कहता है कि उसने केवल चिल्लाने की आवाज सुनी, उसने खुद घटना देखी ही नहीं। जब 3 गवाह एक घटना को 3 अलग अलग दृश्यों में पेश करें तो अदालत गवाही की विश्वसनीयता पर सवाल क्यों ना उठाए? आप बताइए, अगर तीनों गवाह एक दूसरे से मेल ही न खाए तो क्या ऐसी गवाही पर आजीवन कारावास देना उचित है? कमेंट में लिखिए। गवाहों के अलावा हथियार को लेकर भी बड़ा विरोधाभास सामने आया। पहले गवाह का दावा था कि हत्या कुल्हाड़ी से हुई, दूसरा कहता है कि लाठी से मारा गया। और जब पुलिस ने आरोपी के कहने पर हथियार बरामद किया तो फोरेंसिक रिपोर्ट ने पूरी कहानी ही पलट दी। बरामद हथियार पर न तो खून मिला और न कोई ऐसा निशान जो यह साबित कर सके कि वह हत्या में इस्तेमाल हुआ। प्रोसिक्यूशन जिस हथियार पर अपना पूरा केस टिकाना चाह रहा था, वही हथियार फोरेंसिक जांच में न्यूट्रल पाया गया। क्या ऐसी बरामदगी अदालत में टिक सकती है? क्या सिर्फ आरोपी के कहने पर मिली वस्तु को ही साक्ष्य मान लेना चाहिए, जबकि फोरेंसिक उसका समर्थन ना करे? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही खराब तरीके से की गई थी, स्पॉट में गलत था, इंडिपेंडेंट विटनेसेस को शामिल नहीं किया गया था, मेडिकल रिपोर्ट गवाहों की गवाही को सपोर्ट नहीं करती और सबसे बड़ी बात, घटना का जीनेसिस और प्लेस ऑफ ऑकरेंस दोनों ही संदेह से भरे हुए थे। जब घटना की जड़ ही संदेहास्पद हो तो अदालत कैसे मान ले कि आरोपी ही दोषी है? ऑनरेबल जस्टिस संजय करोल और ऑनरेबल जस्टिस संदीप मेहता ने स्पष्ट कहा है कि प्रोसिक्यूशन की कहानी अपने गवाहों की वजह से टिक नहीं रही है। एविडेंस एक्ट की सेक्शन 27 के संदर्भ में कोर्ट ने कहा किसी डिस्कवरी को विश्वसनीय तभी माना जा सकता है जब वह डिस्कवरी आरोपी के डिस्क्लोजर पर आधारित हो और फोरेंसिक एविडेंस से उसका सीधा संबंध भी साबित होता हो।
यहाँ न तो डिस्क्लोजर स्पष्ट था न फोरेंसिक लिंक, इसलिए कोर्ट ने डिस्कवरी को भी अविश्वसनीय माना। इस केस में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू भी आया, आर्टिकल 142 का प्रयोग। सुप्रीम कोर्ट ने इस विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए सह अभियुक्तों को भी वही राहत दी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील तक नहीं की थी। यह दर्शाता है कि जब अदालत किसी को संदेह का लाभ देता है तो न्याय समान रूप से सभी अभियुक्तों तक पहुंचना चाहिए। अंततः सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में गवाहों की गवाही विरोधाभासी है, फोरेंसिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन की कहानी का समर्थन नहीं करता, मौके का नक्शा गलत है और पुलिस की जांच बेहद ढीली है, इसलिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मानक पूरा नहीं होता। और जब तक प्रोसिक्यूशन अपनी कहानी बिना किसी संदेह के साबित न कर दे तब तक आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसी आधार पर सभी आरोपियों को सम्मानपूर्वक बरी कर दिया गया। तो दोस्तों, इस केस में हम एक बहुत बड़ी सीख लेते हैं। भारतीय न्याय प्रणाली आरोपी को नहीं, सबूतों को परखती है। अदालत का उद्देश्य कभी भी निर्दोष को सजा देना नहीं, बल्कि संदेह की स्थिति में आरोपी को लाभ देना है। यह न्याय की कमजोरी नहीं, बल्कि न्याय का सबसे पवित्र सिद्धांत है। क्या आपको लगता है कि इस केस में बेनिफिट ऑफ डाउट देना उचित था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। दोस्तों, आज के इस केस को समझने के बाद मेरा आपसे यह अहम सवाल है, क्या एसीबी के केस में भी आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है? मेरा जवाब है हाँ, और इसी विषय पर मैं अपना अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एसीबी केस में कोर्ट कैसे बेनिफिट ऑफ डाउट देती है और किन परिस्थितियों में आरोपी बरी हो सकता है। अगर आप इस आने वाले वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अवेयर, स्टे empowered, because knowledge is your greatest legal weapon.